हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। हमारी पहली वीडियो को पसंद और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये जो हमारी दूसरी वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लास्ट जो वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या पैटर्न रहा और कुछ क्वेरीज़ जो हमें फर्स्ट वीडियो के बेस पे मिली हैं उनका हम सॉल्यूशन करने का ट्राई करेंगे। कि जो साथियों का एज लिमिट के रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न थे, उन्होंने हमें डीएम किया, मैसेज किए, तो हम उस क्वेरीज़ को यहाँ कवर करेंगे। देखो, जो वाइस प्रिंसिपल का नोटिफिकेशन आया था उसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी दैट वाज 16/06, मतलब 16 जून उसकी डेट थी और 11 फरवरी को उसका पेपर हुआ था। तो अगर तुम देखो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का आपको इसमें टाइम गैप मिल जाता है। जो 6 मंथ्स की विंडो है दैट इज सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन टू द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन। तो अगर 6 महीने के लिए आपको एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन टाइम मिल रहा है और आप पहले से भी उस पेपर के टच में हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो स्कीम ऑफ टेस्ट है ना, इसमें था क्या। देखो, सबसे पहले है कि जो हमारा टेस्ट ये था, ये 2 आवर का था, ठीक है। इसका मतलब आपको 120 मिनट मिल रहे थे इसके अंदर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल थे, ठीक। यहाँ एक जो मैक्सिमम लोगों ने कन्फ्यूज़न क्रिएट था, कन्फ्यूज़न जो फील किया वो ये किया कि वो ये अज्यूम करके चल रहे थे कि जो है पेपर 100 क्वेश्चंस होंगे, बट इन रियलिटी द क्वेश्चंस वर 120, ठीक है। क्वेश्चंस 120 थे, क्योंकि इन्होंने कहीं भी ये नहीं दिया कि क्वेश्चन कितने होंगे, ठीक, बस ये दे दिया था कि मार्क्स कितने होंगे, ठीक। तो जो क्वेश्चन हैं सबके सेम नंबर होंगे और जो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसमें। मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश होगा, ये कोई कहने की बात नहीं है, बाइलिंगुअली होते हैं। नाउ व्हाट विल बी द नेगेटिव मार्किंग, व्हाट विल बी द पेनल्टी। तो द पेनल्टी इज़ 1/3। अगर आपके 3 गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है आपने अटैम्प्ट किया था वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो 3 क्वेश्चंस की जो गलत पेनल्टी है वो आपका एक सही क्वेश्चन चुकाएगा। सो द पेनल्टी वॉज 1/3। नाउ मैक्सिमम मार्क्स मैंने बता दिया 300 होंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। नाउ व्हाट वाज द सिलेबस। देखो, सबसे पहले है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्परेरी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इश्यूज। ये जीके के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप इन चीज़ों के टच में रहें। तो इसके लिए जो आपका जो बेसिक सोर्स है वो है न्यूज़पेपर और पीआईबी। जो पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है एग्जैक्टली, सो अगर आप उसके टच में रहते हैं तो आप जितनी भी लेटेस्ट स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट की, जो जो इश्यूज़ होंगे उनके बारे में डेफिनेटली आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। नाउ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब हिंदी का भी पेपर आया था, इंग्लिश का भी पेपर आया था, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को उन्होंने डिफ़िकल्ट किया था। रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, एजुकेशनल पॉलिसीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन पॉलिसीज एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपने कहीं से भी बीएड की है या आप एमएड कर चुके हैं तो आपने इन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली पहले से पढ़ रखा है, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ साथियों ने ऐसे प्रिपरेशन की थी कि उन्होंने 11th और 12th की जो है बिजनेस स्टडीज़ की बुक पढ़ी थी, बट वाइस प्रिंसिपल के पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में वो हेल्प नहीं आई। लेकिन जो आप डे टू डे जो स्कूल में आप लोग सीखते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर में कैसे फाइल बनती है, क्या डॉकेट होता है, क्या डॉकिंग होती है, कैसे फाइल नंबरिंग होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। नाउ अब ये जो हमने देख लिया कि भाई ये तो हमारा सिलेबस ऑफ टेस्ट है, लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा एलोबरेट करूं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें क्या चीज़ें थी और कितनी वेटेज इनको मिली, वो देखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो मिनिमम मार्क्स हैं दे आर फॉर द इंटरव्यू। रिटन में मिनिमम मार्क्स नहीं दिए थे, केवल इंटरव्यू में थे कि आपको अगर इतने मार्क्स मिलेंगे तो ही आपके रिटन के मार्क्स क्लियर, मतलब ऐड होंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन में वो ऐड या काउंट किया जाएगा। तो जनरल के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी थे, ओबीसी के लिए 45, SC ST के लिए 40 एंड
EWS OBC ST ST PWD जो थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी 40 मार्क्स थे। नाउ अब देखो इसे, नाउ जो 2022 में पेपर हुआ तो उसमें जो सबसे पहला हमारा था एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कि बेसिकली NEP NCF ये सब चीज़ें थी। इसमें जो क्वेश्चन से 30 से 35 थे। अब यहाँ जो ये रेंज है, ये रेंज सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो कई बार ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है दे आर ओवरलैपिंग, द लैंग्वेज इज ओवरलैपिंग, मतलब वो इस पार्ट में भी क्वेश्चन ऐड किया जा सकता था, दूसरे पार्ट में भी किया जा सकता था। तो अगर मैं इसको देखूं तो 30 से 35 क्वेश्चन एक ह्यूज अमाउंट होता है। तो अगर आपने NEP NCF इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन के लिए। तो जो इसकी परसेंटेज वेटेज है वो 25 to 29% है। क्यों? क्योंकि 120 में से क्वेश्चन है और ये 100 में से परसेंटेज है। नाउ इवैल्यूएशन मेजरमेंट, ठीक है, इसके लिए अगर आप इग्नू के नोट्स पढ़ते हो, इग्नू के नोट्स का मतलब है इग्नू के जो एमएड के जो नोट्स आते हैं, स्टडी मटेरियल आता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। NEP आपको 2020 NCF ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 to 20 क्वेश्चंस, देखिए आप ऑलरेडी टीचर्स हैं, आप DSSB या कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करके आए हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर आए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होती। हिंदी और लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपकी ये अच्छी होगी। अगर आप हिंदी हमारे राजस्थान हरियाणा के बैकग्राउंड से हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि हिंदी आपकी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। तो इसके 20 क्वेश्चंस हैं। नाउ ये क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन, RTI, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये सब चीज़ों के ऊपर 8 से 10 नंबर आए, 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। जनरल अवेयरनेस के 8 से 10 क्वेश्चन थे हमारे पास, तो ये टोटल बनते हैं हमारे पास 120 क्वेश्चंस। तो ये वाइस प्रिंसिपल के जो 2022 का जो टेस्ट हुआ था, सॉरी ये जो 22 का जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं। नाउ ये प्रिंसिपल का टेस्ट है कि प्रिंसिपल के टेस्ट में क्या आया था। वहाँ इवैल्यूएशन मेजरमेंट जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर गया था, सबसे ज़्यादा वेटेज उसकी थी। फिर RTE एक्ट और एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, NEP से क्वेश्चंस थे, यहाँ ऑफिस प्रोसीजर, CCS रूल्स, GFR जेम के क्वेश्चंस बहुत थे। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये था। रीजनिंग लैंग्वेज 10 से 15 नंबर की थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन, RTI, पॉक्सो, ये जो भी हमारे सब एक्ट्स होते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चंस थे। तो आप देखोगे कि ये जो पेपर का पैटर्न है ना, दैट वाज क्वाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सेम प्रोसीजर पे चलता है, क्योंकि UPSC सिर्फ आपको जो है ये बताती है कि मैं पेपर इनमें से देने वाली हूँ, ठीक है। इसमें से एक जनरल नॉलेज और हिंदी इंग्लिश का लगभग हम मान सकते हैं कि जो कुछ पोर्शन होगा वो फिक्स रहेगा, बट बाकी जो UPSC है वो किसी पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस देती है, कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है, तो वो हमेशा डाउटफुल रहेगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको सारे ही जो पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। नाउ अगर इस सिलेबस के बारे में, हम जो सिलेबस आया था उसके बारे में हम इसको जो फोकस एरियाज़ में डिवाइड करें कि आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। एजुकेशन, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, ये आपको BEd के नोट्स मिलेंगे। रिसर्च मैथोडोलॉजी जैसे T टेस्ट, चाई टेस्ट, ठीक है, और ये हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन थे, स्क्यूनेस के क्वेश्चंस थे, ये आपको वहाँ से मिलेंगे। RTE एक्ट आपको कंप्लीट होना चाहिए, और इसके जो अमेंडमेंट्स हैं, इसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो भी आपको अप टू डेट होने चाहिए। NEP, और अब तो जो है NEP की इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेज है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ कैसे चल रही होती है, ठीक, जैसे अभी अभी हमारे पास जो लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बारे में पूछा जा सकता है। CCS लीव रूल्स, CCS कंडक्ट रूल्स, ये तो टिप्स पे होते हैं टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को। नाउ GFR भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से उठाएं, ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा, ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इसको उठाइएगा, ठीक है, तो ही आप अच्छे से इसको कर पाओगे। नाउ RTI, पॉक्सो, पोश एक्ट्स, ठीक है,
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चंस आएँ। क्यों? क्योंकि अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है, जो करंट सिचुएशन है दिल्ली में, उसके ऊपर पॉक्सो की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसको ये इंश्योर किया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट्स की जो भी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस हैं वो फुली इम्प्लीमेंटेड हों। नाउ अब हमने उसको और ज़्यादा इन डेप्थ एलोबरेट किया है। एजुकेशनल मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या है हमारे पास? असेसमेंट है, टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ये 3 की एरियाज हैं जिस पे आपको काम करना है जब आप ये बीएड के नोट्स या एमएड के नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसीज़ में 2020 की एनईपी है। उसके बाद हमारे पास आरटीई एक्ट है, एनसीएफ है हमारे पास, एफएलएन के बारे में है, एलिमेंट्री ईसीसी के बारे में, परख है हमारे पास, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, पीएम श्री एंड सीएम श्री लाइक अदर जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के वो हैं। ध्यान रखिएगा इन सब के लिए लेटेस्ट जो इनिशिएटिव्स हैं पीआईबी और जो एमओई की वेबसाइट है वो, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पीजीआई दिया गया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो अगर आप परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में नहीं जानते तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ मार्क्स लूज़ करेंगे, क्योंकि अभी ये रिसेंट जो है आया है। और अगर जो अभी कोई पेपर बनाए या 3-4 महीने बाद भी पेपर बने तो ये क्वेश्चन उसमें पुट किया जाना चाहिए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और सीसीएस रूल्स में ऑफिस प्रोसीजर, सीसीएस रूल्स, लीव रूल्स, जेम के बारे में। इसका सिंपल है, अगर आप जेम की वेबसाइट से उठाओगे तो इसका एक पूरा का पूरा मैनुअल है, ठीक है। जेम की वेबसाइट से इसका पूरा मैनुअल उठा लीजिए, वहाँ से आपको जेम के बारे में A to Z डिटेल्स मिल जाएंगी। GFR 217 मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस मतलब जो गवर्नमेंट की फाइलिंग वगैरह होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मिसलेनियस टॉपिक्स में आरटीआई, पॉक्सो, पोश, चाइल्ड राइट जिसमें कि एनसीपीसीआर और डीसीपीसीआर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एसएमसी गाइडलाइंस न्यू इशू हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्कूल सेफ्टी, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने ये स्कूल सेफ्टी गाइडलाइंस इशू की हुई हैं, वहाँ से आपको ये देखनी है, ठीक है। पूरा का पूरे बुकलेट है वो आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये देखेंगे लास्ट टाइम कि आपका सक्सेस रेट क्या हो सकता है। देखो, प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन में इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था 10281, ठीक है। इसमें से जो 275 हैं वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट थे। उसके बाद 363 जो है हमारी वैकेंसी अवेलेबल थी और जो फाइनल सिलेक्शन हुए थे दैट इज़ 345। तो जो सक्सेस रेट है वो 3.35% का आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन वाइज तो इजी है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे। वैसे डेफिनेटली जब हम सब टीचर से ही कॉम्पीट करेंगे तो एक कंपटीशन लेवल वैसे ही टफ हो जाएगा, बट अगर आप नंबर्स में बात करेंगे तो जो सक्सेस के चांसेस हैं वो हायर हैं। उसके बाद सिलेक्शन की कट ऑफ क्या गई 400 में से, ठीक है। तो 400 का जो बाइफर्केशन है 300 प्लस 100 ऑफ इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट। जो ये ग्रीन है ये फीमेल के लिए हैं और जो ये ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ये मेल का कट ऑफ है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल टॉपर था उसके जो मार्क्स थे वो 216.56 थे और फीमेल कैटेगरी की टॉपर में 209.74 थे। ओबीसी कैटेगरी में फीमेल्स जो हैं उनकी कट ऑफ हायर थी मेल से, ठीक है। और एससी कैटेगरी में मेल्स की जो कट ऑफ है हायर थी, कितनी कट ऑफ गई थी 179.21, ठीक। और फीमेल्स की थी 164, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स की भी जो हमारी कट ऑफ थी वो मेल्स की 168.5 थी, ठीक है। शायद मैंने गलती से टॉपर के मार्क्स बोल दी, दिस इज़ द मिनिमम कट ऑफ, सॉरी, ठीक है। तो मिनिमम जो कट ऑफ थी वो कितनी थी हमारी, क्योंकि कट ऑफ हमेशा मिनिमम मार्क्स पे जाएगी, ठीक। और एसटी में फीमेल की जो कट ऑफ थी दैट इज़ 139.18, मतलब इतने नंबर जिसके 300-400 में से आ गए वो प्रिंसिपल सेलेक्ट। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का आप देखोगे कि 110 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हुआ है मेल्स में और 89 मार्क्स के आसपास सिलेक्शन हुआ है फीमेल्स में। सो दिस वाज द कट ऑफ फॉर द प्रिंसिपल। सो आप देख सकते हो कि अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के चलो और एक प्लानिंग के साथ चलो तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपको आए वो बहुत अच्छे तरीके से आए, ठीक है। ये वाइस प्रिंसिपल की क्वेरी है, ठीक है।
तो जो वाइस प्रिंसिपल में जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो थे हमारे 7367। ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन आरटीआई से ली गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के 3421 कैंडिडेट्स थे, ओबीसी के 1770 कैंडिडेट्स थे, ईडब्ल्यूएस के 72 कैंडिडेट्स थे, एसटी के 141 एंड एससी के 1690। यहाँ देखिएगा 45 वैकेंसी थी और यहाँ ऑलमोस्ट 90 वैकेंसी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद तो आप कंपटीशन देख सकते हैं। नाउ फाइनल हायरार्की ऑफ मिनिमम सूटेबिलिटी, मतलब मिनिमम मार्क्स कितने थे। तो जो अनरिजर्व्ड मेल थे उनकी जो कट ऑफ थी वो 96.18 थी। ठीक है, तो आप देखिएगा वाइस प्रिंसिपल की जो कट ऑफ थी दैट वाज मच लोअर देन द प्रिंसिपल्स कट ऑफ, क्योंकि जो अरीना है, एजुकेशन अरीना है, उसमें ये है कि वही वाइस प्रिंसिपल का पेपर वो टफर देन द प्रिंसिपल्स पेपर। नाउ फीमेल की जो कट ऑफ है वो 177 है। नाउ एसटी मेल में जो कट ऑफ है 174 है, और ठीक है, और ओबीसी मेल में जो हमारी कट हो 167 है। ये जो सारा डेटा है ये आरटीआई से कंपाइल किया गया है, यह जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उस पर हमने ये डेटा कंपाइल किया है। आई होप अब आपको मिनिमम क्लैरिटी के बारे में पता लगा होगा कि मिनिमम जो मार्क्स हैं आपको लगभग कितने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। ठीक है, नाउ जो लास्ट वीडियो से हमारे पास क्वेश्चंस आए थे वो ये थे एज लिमिट के बारे में। देखो सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसकी या तो 3 साल से कम सर्विस होगी या 3 साल से ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस है तो स्टैंडर्ड एज उसकी इतनी है 35, उसमें 5 साल का अगर आप जोड़ लोगे 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद तो 40 हो गई। कोई एक ईडब्ल्यूएस में का कैंडिडेट है जिसकी जो गवर्नमेंट सर्विस है वो अभी 3 साल की नहीं हुई है तो उसके लिए 35 साल रहेगी। अगर 3 साल की सर्विस हो गई है तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलके 40 ईयर्स हो गई। ओबीसी दिल्ली का ही चलेगा केवल, उनकी जो नॉर्मल एज है 35 प्लस, तो ये होगी 35 प्लस ओबीसी के 3 साल 38। लेकिन अगर उसके 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो नॉर्मल 35 प्लस 3 प्लस 5। सबसे ज़्यादा साथियों को यही डाउट था कि 40 साल के बाद हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो दिल्ली के ओबीसी वाले हैं 35 साल तो एज लिमिट थी ही, 3 साल उनको मिला ओबीसी का और 5 साल मिला उन्हें गवर्नमेंट सर्वेंट का 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद। अब ये 3 साल में पीजीटी टीजीटी कंबाइंड भी हो सकता है। ठीक है, एससी एसटी में सेम 40 साल प्लस 5 ईयर्स। ठीक है, 35 प्लस 5 फिर प्लस 5 भी। ठीक है, तो अगर एसटी की जो एज लिमिट है, एसटी की जो एज लिमिट है 35 के बाद उसे 5 साल का जो कंसेशन मिला वो मिला एससी एसटी रिजर्वेशन का तो 40 हो गई, और उसे 5 साल मिला फिर गवर्नमेंट का तो 45 हो गई। तो ये हमने एक जर्नल बनाया है कि आप मैक्सिमम एज ये काउंट कर सकते हो अपना। ठीक है, 9 प्रिंसिपल की एज लिमिट में अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 50 साल है, 5 साल उसे गवर्नमेंट सर्वेंट के मिले तो इतने हो गए। ओबीसी में 50 प्लस 3 53 हो गए, प्लस गवर्नमेंट के 5 58 हो गए। एससी एसटी में प्लस 5 एससी एसटी के, लेकिन यहाँ आप प्लस 3 ही क्यों हैं? रीज़न इज़ क्योंकि अगर एडवर्टीजमेंट आने के बाद प्रोसेसिंग में 1 साल का टाइम लगता है तो, और 1 साल का प्रोबेशन है, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो केवल 58 ही है। तो भले ही उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए लेकिन रिलैक्सेशन केवल 3 साल का एप्लीकेबल होगा। ये प्रैक्टिकलिटी है क्योंकि 58 ईयर से ज़्यादा का कोई भी एप्लीकेंट यूपीएससी ने सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, यूपीएससी की वेबसाइट पे ये नोटिस अवेलेबल है। उसके बाद अब आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा जिसमें हम अब एक एक टॉपिक के बारे में उसमें कैसे पढ़ना है और उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अब हम उनको कवर करेंगे। सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जितने भी हमारे साथी हैं जो अच्छे टीचर्स हैं और जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या बनना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी डाउट है तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो पिछले वीडियो के हमने लास्ट पेज पे दिया हुआ था QR कोड, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ डाल सकते हैं, या
आप जो यूट्यूब की जो चैट्स होती हैं उस चैट्स के अंदर भी अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में काम ज़्यादा आया हुआ है, तो हम ट्राई करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक वीडियो मिले, बट अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। बट फॉर श्योर कि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हम आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड डेफिनेटली कराने की ट्राई करेंगे। पर डे नहीं हो पाया तो वीक में 3 वीडियोस तो कम से कम आपके लिए आएंगी ही आएंगी, जिसमें हम टॉपिक वाइज अब प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टीचर्स, एंड बी रेडी, क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि फेब के मंथ में रिक्विजिशन गई हुई है डीओई की तरफ से, जिसमें कि वाइस प्रिंसिपल की रिक्विजिशन गई हुई है, जो पोस्ट हमने बताई थी आपको उतनी के लिए, और जल्द ही वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। थैंक यू।